वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्लेट्स फाइनली आज हम बात करेंगे शाइन ऑन मी के एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। आई होप आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी निशुगवान होती है वो बाईसाइकिल चलाते हुए अपने कॉलेज जा रही होती है। एक्चुअल में कुछ दिन पहले उसने अपने एक प्रोफेसर को एक थीसिस के लिए ड्राफ्ट सबमिट कराया था, बस उसी पर यह फीडबैक लेना था। इत्तेफाक से उस टाइम वहाँ पर जुआंशु भी खड़ा हुआ था। उसके सामने ही प्रोफेसर निशिगवान को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि उसका थीसिस काफी वीक है, अब तक का सबसे वीक थीसिस है। उसकी काफी इंसल्ट भी करते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर को नहीं लगता कि अगर वह अपने थीसिस में कोई इम्प्रूवमेंट ना करे तो इस साल वह पास आउट भी हो पाएगी। जुआंशु तो उसकी साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन निशिगवान जो होती है वह उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इन सब में ना ही बोलो तो अच्छा है। उसके इस बिहेवियर को देखते हुए प्रोफेसर उसे काफी डांट लगाते हैं और उन्होंने उसे एक टाइमलाइन दे दिया था कि 1 मंथ में उसे अपना ड्राफ्ट सबमिट कराना है इम्प्रूवमेंट करके, नहीं तो प्रोफेसर ने उसे कहा कि तुम अपने आप को फेल समझना। उसके बाद वह जाने लगती है और लिफ्ट में जुआंशु से मिलती है। जुआंशु उसे वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए पूछता है, पर वह बिना कुछ बोले काफी सैड होकर वहाँ से अपने घर को जाने लगती है। जुआंशु को देखकर लग रहा था कि उसे निशिगवान के लिए काफी बुरा फील हो रहा है, लेकिन निशिगवान नहीं चाहती थी कि जुआंशु से अब तक कोई भी वह कनेक्शन रखे। इस वजह से वह आजकल अपने अंकल के घर पर ही रह रही थी। इतने में ही उसे उसकी एक फ्रेंड मीन्स येरॉन की फ्रेंड मिलती है, जो उससे कहती है, उसे रोक कर उससे कहती है उसे येरॉन की फ्रेंड सीलियांग मिलती है, जो उसे रोक कर कहती है कि कॉलेज के लास्ट डे चल रहे हैं, क्यों ना तुम हॉस्टल में ही स्टे किया करो। अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हम तुम्हारे ड्राफ्ट के थीसिस के लिए जो भी इशू है उसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक्चुअली में सीलियांग रोंग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। यहाँ पर निशिगवान उसे साफ बोल देती है कि एक बार मैंने तुम्हें रोंग से बात करते सुन लिया था और मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। एक्चुअली में जुआंशु को प्रपोज करने से पहले निशिगवान ने येरॉन से इजाजत ली थी, पर येरॉन ने साफ मना कर दिया था कि उसके और जुआंशु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और इस वजह से जब से उसने जुआंशु को प्रपोज किया था तब से कॉलेज का कोई भी व्यक्ति उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इवन बाद में हमें ये भी पता चलता है कि जब येरॉन और उसकी फ्रेंड सीलियांग बात कर रही होती है तो सी उन दोनों को सुन लेती है। वहाँ पर वह ये कहती है कि मुझे फाइनली श्योरिटी मिल गई है कि सारी जिंदगी वह मेरे रास्ते में कभी नहीं भटकने वाली। येरॉन और शीलिंग की बात वह सुन लेती है, जहाँ पे येरॉन जो है वह अपनी फ्रेंड सीलिंग से कह रही होती है कि निशिगवान कितनी सुंदर है, कितनी वेल्थी है, और इसके बावजूद भी जुआंशु ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुझे यकीन है कि सारी जिंदगी वह मेरे रास्ते से कहीं नहीं भटकने वाला है। यानी कि उसने जुआंशु को सिर्फ टेस्ट करने के लिए शिगवान को कह दिया था कि तुम उसे जाके प्रपोज कर सकती हो। इवन उसने शिगवान से झूठ बोला, लेकिन उस सब के बाद बेचारी शिगवान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। वेल, प्यार मोहब्बत की बातें तो खैर एक साइड, पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेचारी निशिगवान अपने थीसिस ड्राफ्ट को लेकर काफी टेंशन में थी, काफी परेशान थी। इतने में उसे एक कॉल आती है जो जुआंशु की तरफ से थी। तब वह देखती है कि कॉलेज के हॉस्टल से उसे कॉल आ रहा है, तो वो सोच में पड़ जाती है कि इस समय उसे किसने कॉल किया होगा। तब वह कॉल पिक करती है। तब जुआंशु से बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की है, उसमें एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके थ्रू तुम एक जबरदस्त सा ड्राफ्ट रेडी कर सकती हो और ये इस तरह का है जैसा हमारे प्रोफेसर को पसंद है। निशिगवान देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने उसके लिए काफी सारा मटेरियल रेडी किया हुआ है, और इतना ही नहीं बल्कि उसे ट्रांसलेट करके भी दिया हुआ था। पहले तो वह सोचने लगती है कि यह मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, फिर उसे समझ आ जाता है कि येरॉन ने मेरे साथ एक चालाकी की थी, तो बस यह येरॉन की तरफ से एक अपॉलजी हो सकती है। वो काफी गुस्से में आ जाती है और हॉस्टल के नंबर पर वापस से जुआंशु को दोबारा कॉल करती है। तब जुआंशु का एक फ्रेंड कॉल उठाता है और उसे बताता है कि जुआंशु तो सो चुका है, क्योंकि वह 2-3 रातों से कौन सा मटेरियल इकट्ठा कर रहा था पता नहीं, पर वो 2-3 रातों से सोया नहीं है। यह बात सुनकर निशिगवान का गुस्सा एक दफा के लिए ठंडा पड़ जाता है। वह उसे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन
उसने फैसला कर लिया था वह अपना जो भी ड्राफ्ट मटेरियल है वह खुद से रेडी करेगी, सारा मटेरियल खुद इकट्ठा करेगी और अपनी थीसिस अपने मुताबिक अपने बल पर लिखेगी। वह उसे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि सारी चीजें वह अपने दम पर ही करेगी। ज्वांगशु के सेंड किए हुए ड्राफ्ट निशिगवान ने सारे डिलीट कर दिए थे। अब 1 महीने बाद वो प्रोफेसर के सामने जिस प्रपोजल के साथ जाती है उसे वह बहुत पसंद आया हुआ रहता है। प्रोफेसर उसकी काफी तारीफ करते हैं और वो बोलते हैं कि ये ड्राफ्ट बिल्कुल ठीक है, अगर इस पर तुम काम करो तो इस साल ऑफ कोर्स तुम पास हो सकती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड होगी। वेल, आजकल हर कोई यही सोच रहा था कि थोड़े दिन बाद वो सब जुदा होने वाले हैं। और निशिगवान बालकनी से नीचे खड़ी कुछ लड़कियों को देखती है तो वह सेल्फी निकाल रही होती है और उन लड़कियों को देखकर वह ये सोचती है कि जो सिचुएशन उसके साथ है उस सिचुएशन में वह नहीं चाहती कि वह अपनी फ्रेंड से जुदा हो, जब उन सब के बीच में एक दरार पड़ चुकी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक दिन निशिगवान अपने कजन रुई के साथ कहीं जा रही होती है। रुई जो होता है वह अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है। एक्चुअल में वो अपना हाई स्कूल पास कर चुका था और वह अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए निशिगवान को साथ लेके जाता है, जो कि 2 स्टेज में होना था। तब जाते जाते वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया हुआ है, जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हें एक स्पेशल पर्सन देखने को मिलेगा। लेकिन जब वह बाहर आता है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही उसे कोई स्पेशल पर्सन देखने के लिए मिलता है। तब हमें पता चलता है कि ज्वांगशु का जो भाई है जंग फैबी वो रुई के साथ पढ़ता था और उसने भी वहाँ टेस्ट देने आना था। वह भी वहाँ 2 दिन के लिए रुका हुआ था। इसी वजह से रुई को लग रहा था कि ज्वांगशु आएगा, जो कि मेरी सिस्टर का क्रश है। निशिगवान को यह सब जानकर बहुत ही बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी वह ज्वांग फे के सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है और फिर वह उन दोनों को एक अच्छी जगह खाना भी खिलाने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें एक दिन और स्टे करना था। एग्जाम का दूसरा दिन आ जाता है, जहाँ पर ज्वांग फेई जो होता है वह अपने भाई ज्वांगशु के साथ आता है और दोनों फ्रेंड मीन्स निशिगवान का कजन और ज्वांग फेई दोनों ही अपना एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। पर जो निशिगवान होती है वो ज्वांगशु से ज्यादा बात नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करती है। पर ज्वांगशु जो होता है वह उसे कहता है कि कल तुमने मेरे भाई को ट्रीट दी थी, खाना खिलाया था, तो आज मुझे तुम लोगों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और वो निशिगवान को पास वाले रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहाँ पर वो खाना ऑर्डर करता है और बोलता है कि जैसे ही बॉयज का एग्जाम होगा तुरंत ही वहाँ खाना सर्व किया जाएगा। इसके साथ ही निशिगवान को पुरानी यादें आने लगती है। एक दफा की बात है कि जब ज्वांगशु की मॉम की सर्जरी होने वाली थी तो उससे पैसों की काफी जरूरत थी, तो निशिगवान ने अपनी सेविंग से उसे पैसे देकर उसने उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसके बदले में बहुत ही जल्द ज्वांगशु ने उसके पैसे निशिगवान को रिटर्न कर दिए थे। आज भी उसे लगता है कि कल जो उसने उसके भाई को खाना खिलाया था, इस वजह से बदले में वह उन्हें आज ट्रीट दे रहा है और वो गुस्से में आ जाती है और साथ खाना खाने का इंतजार भी नहीं करती और बाहर जाकर बैठकर बुक रीडिंग करने लगती है। ये सब कुछ देखकर ज्वांगशु को कहीं न कहीं काफी बुरा फील होता है, पर ये सारी चीज उसकी खुद क्रिएट की हुई थी। फिर दोनों जो बॉयज होते हैं वह अपना एग्जाम देकर आ जाते हैं और वो लोग साथ बैठकर सब खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद ये लोग रुई और निशिगवान अपने घर वापस जाने लगते हैं। तब वह ज्वांग फेई को कहता है कि तुम लोग चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, पर ज्वांग फेई कहता है कि नहीं भैया, आप भूल गए, आज मॉम आ रही है और उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। अब यहाँ से निशिगवान को लगता है कि शायद यह रॉन्ग की बात कर रहे हैं और वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और उसके बाद रास्ते में रुई को कहने लगती है कि अब इसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचा है और ना ही पहले जैसी चीजें हैं, और वह उससे ना बात करना चाहती है ना ही कोई कनेक्शन रखना चाहती है। और फिर वह रुई को बताती है कि मैंने कभी इसे इसकी हेल्प के लिए 50,000 रुपए दिए थे, तब इसकी मॉम की सर्जरी होने वाली थी, पर उसमें से 800 रुपए मैंने तुमसे ही मांग कर दिए थे और इसने मुझे 6 महीने बाद पैसे लौटा दिए थे, ऊपर से 10% इंटरेस्ट के साथ इसने मुझे लौटाए थे। और कल भी मैंने इसके भाई को खाना खिलाया था ना, इसलिए बदले में आज यह हमें खाना खिलाने के लिए ट्रीट दे रहा था। अब यह सब सुनने के बाद निशिगवान के कजन को अपना पुराना ट्यूटर
बुरा लगने लगता है और वह कहने लगता है कि दीदी ऐसी बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था। भाड़ में जाने दो, तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान आएगा। और साथ ही साथ वह उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि इसने तो आपको पूरे पैसे लौटा दिए थे, आप कितनी बड़ी गद्दार हो ना दीदी, मेरे से 800 रुपए लिए थे तो मुझे वापस तक नहीं किया, ना जाने अब तक उसका इंटरेस्ट कितना हो चुका होगा। अब फाइनली इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे और निशी गुआन के प्रेजेंटेशन का दिन आ गया था। अब वह अपने थीसिस पर लेक्चर देने वाली थी और साथ ही उसकी बारी आ जाती है। अब निशी गुआन प्रेजेंटेशन देती है, इत्तेफाक से जुआंगशु भी वहां आकर उसकी क्लास में आकर बैठ जाता है और वह उसका प्रेजेंटेशन सुनता है। तो उसे पता चलता है कि जो उसने निशी गुआन को मटेरियल ड्राफ्ट पीडीएफ बनाकर दिया था, उसने उसे यूज तक नहीं किया है। उसने अपने ही बल पर सारी थीसिस क्लियर कर लिया था और उसके बाद वह हॉस्टल में जाकर अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है। इतने में ही सीलियां उसके पास आती है और उससे सॉरी कहती है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है। अब उसके बाद वह ड्रिंक करते करते दोनों फ्रेंडों के बीच में बातें होती है और जो सिलियांग होती है वह सो जाती है और निशी गुआन अपनी एक दो फ्रेंड को बुलाकर सिलियांग को हॉस्टल के रूम तक लेकर आती है। और फिर बाद में सारी फ्रेंड्स बहुत सैड हो रही थी क्योंकि उनमें से एक ऐसी थी जिसे नेक्स्ट डे वापस चले जाना था और उन्हें पता नहीं था कि अब वो दोबारा नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है और ये सभी लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं और सेल्फी वगैरह क्लिक करते हैं और वहाँ पर बहुत खुश दिखाई देते हैं, इवन कहीं न कहीं थोड़ा सैड भी रहते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड जिसे आज ही निकलना था वह उसकी पैकिंग में हेल्प करते हैं और उसे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट भी जाने वाले होते हैं। उसकी फ्रेंड काफी रोती हुई नजर आती है और वो सारे लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे। इतने में जो उनका बॉयज ग्रुप था वह भी वहां पहुंच जाता है और जो उनके फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं हम नेक्स्ट टाइम अब कब मिलेंगे, इसलिए आज के दिन एक लास्ट रीयूनियन हो जाए। और वो लोग सब उसकी फ्रेंड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद वापस हॉस्टल की तरफ आते हैं। लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी की जो बस होती है उस पर ये लोग चढ़ते हैं और वो बहुत पैक हो जाती है और वो इतनी पैक हो जाती है कि बेचारी निशी गुआन जो होती है वह पीछे ही रह जाती है। उसने सोचा था कि और उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो उससे पूछती है, उसे आने के लिए बोलती है बस के अंदर, तो वो उसे कहती है कि वह नेक्स्ट बस में आ जाएगी। पर फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये तो लास्ट बस थी और वो अकेली नहीं रही थी जो वहाँ पर रुकी थी। जुआंगशु भी था जो पीछे रह चुका था। अब यह देखकर वह खुश हो या फिर उदास, लेकिन वह उदास हो जाती है। इतने में जुआंगशु को रोंग की कॉल आती है और वह उसे बताता है कि निशी गुआन और वह पीछे रह गए हैं तो वह आ जाएंगे। तो यही पे ड्रामे का एपिसोड नंबर 3 जो होता है वह खत्म हो जाता है। आई होप आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। एपिसोड नंबर 4 के साथ। टेक केयर, बाय।